की संगति पर विशेष व्याख्यान और शोध कार्य इत्यादि ये महती योगदान के कार्यों की एक छोटी सी झलकी है। यदि आपकी विशेषज्ञता की और विशेषता की बात करें तो संस्कृत को ज्ञान, विज्ञान और जीवन के मूलाधार के रूप में स्थापित करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। संस्कृत भाषा को लोक जीवन और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने की दृष्टि से अनेक परियोजनाओं का संचालन आपके अंतर्गत चल रहा है। विषय से संबद्धता की बात करें तो माननीय डायरेक्टर महोदय का व्यक्तित्व और कृतित्व इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि संस्कृत केवल प्राचीन ग्रंथों की भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन का अक्षय स्रोत है। उनकी विद्वता और अनुभव इस विषय के विविध आयामों, आध्यात्मिक दर्शन, दार्शनिक और वैज्ञानिक और सामाजिक, इन सभी आयामों पर प्रकाश डालने में आप पूरी तरह से सक्षम हैं और ये सौभाग्य है संस्कृत भारती जनपद रुड़की का कि आज हमारे इस पटल पर आप शोभा बढ़ा रहे हैं कार्यक्रम की। और अब यह पटल मैं सौंपती हूँ मेरी छोटी बहन श्रद्धा हिंदू जी को कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अस्मिन्नेव क्रमे अद्यतन सभायाः विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद भारद्वाज महोदय निवेदयामि कृपया बैठके उपस्थिताः जनानां मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। डॉक्टर धन्यवादः श्रद्धा। आत्मीयाः संस्कृत बन्धवाः संस्कृतानुरागिणः च इदम् अवसरे हम वक्तुमिच्छामि यदि संस्कृतं न भवति तर्हि संस्कृतिः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि संस्कारः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि सदाचारः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि ज्ञानः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि विज्ञानं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि योगं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि आयुर्वेदं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि वास्तुशास्त्रं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि ज्योतिषशास्त्रं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि पौरोहित्यं न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि भारतं न भवति। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संस्कृत भारती जनपद रुड़की के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर भारती शर्मा, सचिव डॉक्टर श्रद्धा हिंदू और विशेष रूप से उपस्थित हमारे परम मित्र नवल किशोर पंत महोदय जो कि दिल्ली निवास कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ जब कभी भी आवश्यकता होती है उपस्थित हो जाते हैं। अन्य सभी विद्वान जन, आज का जो विषय चुना गया है, पहले तो मैं विषय चयन करने वाले सभी सज्जनों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि यह विषय बहुत ही समसामयिक विषय है संस्कृतम ज्ञान, विज्ञान एवं जीवन का आधार। आज जब कभी हम बात करते हैं संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत के प्रचार प्रसार की या बाहर कहीं जाके बात करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे सामने होते हैं। पहला तो ये होता है कि संस्कृत आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में, आज के विज्ञान वाले जमाने में कहां टिक पाएगी। लेकिन सही आंसर ये है कि संस्कृत है तो ज्ञान विज्ञान है, अगर संस्कृत नहीं है तो ज्ञान विज्ञान भी नहीं। मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कोई बोल देंगे? जी आगच्छति महोदय, आगच्छति। अच्छा, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें विशेष रूप से एक पूरा का पूरा अध्याय जोड़ा गया। उस अध्याय का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। और भारतीय ज्ञान परंपरा यदि उसमें जुड़ गया तो समझिए संस्कृत जुड़ गई। अब भारतीय ज्ञान परंपरा को लोग विचार कर रहे हैं। हमारा प्रयास अभी हमने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर लगभग 75 विद्वानों का समूह बना के 5 बार कार्यशालाएं करा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग का दृष्टि अभिलेख तैयार किया है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विमोचन किया गया है। वो आप सभी तक मैं पहुंचाऊंगा। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त की ये जो पंक्तियां हैं, ये वाकई संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम अतीत की बात नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य के बारे में योजना नहीं बना पाएंगे। आज कोई भी बच्चा हल्की फुल्की विज्ञान पढ़ लेता है तो ये समझता है कि सब विज्ञान के जितने भर सिद्धांत हैं वो सभी प्रतिपादित हुए पश्चिमी देशों में। हमारे भारतीय वाङ्मय में उन वैज्ञानिक सिद्धांतों का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन आज की सभा में जितने भर लोग जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के प्रति पूरी तरह से संलग्न है। तो उनको जरूर अपने आप को वेल इक्विप्ड करके रखना है, मजबूत रखना है कि कहीं तर्क की बात आएगी तो ये तर्क भी दिए जा सके। देखिए, यदि गणित की बात करें तो गणित में आप सभी परिचित हैं कि शून्य का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ था। लेकिन शायद ये नहीं मालूम कि शून्य से आगे एक और बहुत बड़ा आविष्कार जिसे लोग नहीं जानते हैं, अनंत, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, उसका आविष्कार भी भारतीय वाङ्मय से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। अनंत क्या होता है? अनंत में किसी को जोड़ दें, किसी अंक को, तो अनंत ही रहता है, घटा दें तो अनंत रहता है, गुणा कर दें तो भी अनंत रहता है, भाग दे दें तो भी अनंत रहता है। ये भारतीय वाङ्मय का एक श्लोक शायद आपने सुना हो। कवि यज्ञ होते हैं तो उसमें पूर्णाहुति देते समय ये श्लोक बहुतायत में बोला जाता है, पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण वो उसमें कोई भी चीज जोड़ दें, कोई चीज घटा दें, कोई गुणा कर दें, किसी चीज का भाग कर दें तो वो अनंत ही रहती है। अब इसके बाद आइए आप विज्ञान की तरफ बढ़िए। विज्ञान में लगभग 100 वर्ष पहले एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है वो सिद्धांत? ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, कभी पैदा नहीं किया जा सकता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आप देखिए, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहते पावक नैनम क्लेदयन् तापो नैनम शोषयति मारुत। और उसके आगे कहा, जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। माने आत्मा को न नष्ट किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। अब आप कहेंगे आत्मा और ऊर्जा का क्या संबंध हुआ? ऊर्जा की परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। और यदि आत्मा किसी शरीर के अंदर है तो वो व्यक्ति काम करता है। आत्मा निकल जाती है, मृत व्यक्ति क्या कोई काम कर सकता है? क्या उसके अंदर ऊर्जा होती है? उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है। माने आत्मा निकल गई, इसका मतलब ऊर्जा चली गई। इसीलिए कुछ अनुवादकों ने, जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया, उन्होंने केवल सोल नहीं लिखा, उसको एनर्जी सोल लिखा है, सोल एनर्जी लिखा है। तो ये सिद्धांत जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा को कभी न नष्ट किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है, ये हमारे भारतीय वाङ्मय से, श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से निकल के आया है। इसी के आधार पर 3-4 सिद्धांत और प्रतिपादित हुए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद एक और सिद्धांत प्रतिपादित हुआ,
conservation of charge. Charge can neither be created nor destroyed. उसके लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो चलती रहेगी, यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये एक श्लोक से निकल के आ रहा है। हम एक एक श्लोक का अगर विश्लेषण करेंगे और उसके सामने विज्ञान के सिद्धांतों को रखेंगे तो इतने सारे सिद्धांत ऐसे मिलेंगे आपको जो संस्कृत के इन श्लोकों से निकल के आए। तो उसको खोजने की आवश्यकता है। आज के विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की है जितनी पुरातन काल में, जो हमारा वैदिक काल है, उसमें विज्ञान ने उन्नति की है। तो आप देखिए, ज्ञान विज्ञान की यदि बात आती है तो संस्कृत को सबसे ऊपर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत को देखिए, फिर भी सिग्नल जा रहा है तो इसलिए मैं अपनी वाणी को जरा जल्दी ही वो करूंगा। आप लोगों में बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोग बोलेंगे, मैं तो केवल कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सम्मिलित हुआ हूँ। इदम अवसरे अहम भारत मातरः नमनम करोमि। वयम भारतीयाः स्वभूमि नमामः, परम धर्म एकम सदा मानयामः, यदर्थ धनम जीवनम चार्पयामः, प्रियम भारतम में सदा वंदनीय। धन्यवाद। आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यार तुमने क्या श्रद्धा जी, श्रद्धा जी। जी महोदया। जी महोदया। महोदय का पूरा हो गया है। हाँ जी। महोदय का उद्बोधन का संपूर्ण हो गया है। अब आगे निरंतर करिएगा। विष्णु महोदय, विष्णु महोदय। जी 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 जी। बहुत अति सुंदर। श्रद्धा जी की तरफ शायद सिग्नल वीक हो रहा है। विष्णु महोदय, आप बैठक में मौजूद हैं? विष्णु महोदय। हमारे मध्य सम्मानित शिक्षक